जानकारी रहेगी। तो आज का टॉपिक जो है वो आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। आपके लिए विशेषता पूरी मैंने स्लाइड आज डिजाइन की है ना, मतलब दिन भर की मेहनत से मैंने तैयार किया, तो बढ़िया तरीके से जो है आप लोग बैठ जाए, पूरी क्लास में जितनी चीजें बताऊंगा उसको नोट करना, उसको याद करना क्लास के ही क्लास में, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, सभी जुड़ जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, 2011 की जनगणना के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक किसी शायर ने कहा है कि दिल टूटने पर घर जान ही निकल जाती, दिल टूटने पर घर जान ही निकल जाती, इस दुनिया में जनसंख्या की समस्या न रह जाती। अगर दिल टूटने पर जान निकल रही होती तो जनसंख्या की इतनी समस्या नहीं हो रही होती। बहुत जल्दी हम दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बनने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। पूरा मैंने 2011 की जनगणना के जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जितनी इंपॉर्टेंट जानकारी हो सकती है, वो सारी आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूं, ठीक है। चलिए एक बार जल्दी से थम्स अप कर लो, या सीधे तैयार है, आरंभ किया जाए। बहुत बढ़िया, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये आती है, सर ये जनगणना आखिर है क्या, है ना। पहला सवाल तो यही आता है कि भैया ये जनगणना आखिर है क्या। तो जनगणना की आप सीधी सारी डेफिनेशन दे सकते हो। क्या दे सकते हो भैया, आप यहाँ पर बोल सकते हो एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना क्या कहलाती है भैया, जनगणना कहलाती है। क्या कहलाती है, जनगणना जो है वो यहाँ पर कहलाती है। निश्चित समय अंतराल कितना है, अब होती है हर 10 साल में जनगणना। कब होती है भैया, हर 10 साल में आपकी यहाँ पर जो है वो जनगणना होती है। अब बात आती है, सर जनगणना आखिर कौन कराता है। तो जनगणना के लिए आपका गृह मंत्रालय जो है वो इसका जिम्मेदार होता है। मतलब गृह मंत्रालय पर, भारत के होम मिनिस्ट्री पर जो है वो पूरी रिस्पांसिबिलिटी होती है जनगणना की। जब भी कोई चीज भारत में होती है ना, तो उसके पीछे संविधान होता है ना, संविधान के अकॉर्डिंग देश चलता है। मैंने आपको संविधान बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है। मतलब जनगणना के लिए संविधान में कोई ना कोई आर्टिकल जरूर होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान में रखिएगा भैया, संविधान में एक आर्टिकल आपका आता है भैया 246। कौन सा आता है, 246। इसमें कहा गया है कि भैया जनगणना कराने का दायित्व, है ना, जनगणना कराने का दायित्व, जनगणना कराने का दायित्व, जनगणना कराने का दायित्व किसके ऊपर होगा। तो जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार पर होगा, है ना, संघ सरकार का होगा या केंद्र सरकार का होगा, संघ सरकार का होगा। ये आपको कहां पर मिलेगा, 246, धारा 246 में जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। एक और सवाल बनता है, आपने सुना होगा, हाँ जी बहुत बढ़िया, आपने यहाँ पर सुना होगा, क्या आपने सुना होगा कि भैया हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां दी गई है, 12 अनुसूचियां दी गई है। 12 अनुसूची में से एक अनुसूची आती है, और वो कौन सी आती है, आपकी 7वीं अनुसूची आती है। कौन सी आती है, 7वीं अनुसूची आती है। और 7वीं अनुसूची में जो है वो आपकी एक धारा, 7वीं अनुसूची में जो है वो क्या दिया गया है, 3 प्रकार की लिस्ट दी गई है। एक है संघ सूची जिसे हम यूनियन लिस्ट कहते हैं, एक है राज्य सूची जिसे हम जो है स्टेट लिस्ट कहते हैं, और एक है समवर्ती सूची जिसे हम कंकरेंट लिस्ट जो है यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, आपको ये पता होगा, ठीक। अब यहाँ पर जो आपको संघ सूची दी गई है, तो एक सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है, पूछा जाता है संघ सूची के किस विषय में, है ना, विषय का क्रमांक पूछा जाता है कि किस विषय क्रमांक में जो है वो यहाँ पर जनगणना की बात की गई है। तो याद रखिएगा वो दिया गया है विषय क्रमांक 69, है ना, विषय क्रमांक 69 में जो है वो क्या दिया गया है, जनगणना के बारे में जो है वो बताया गया है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और हम जानेंगे इतिहास की, क्या रहा जनगणना का इतिहास, ठीक है, ठीक देखिएगा। अब बढ़ेंगे आगे और यहाँ पर थोड़ा सा जनगणना के बारे में जो है वो देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जनगणना की शुरुआत आखिर कब हुई, कौन सी लगाई, चलेगा तो यहाँ ठीक, अभी सारी चीजें सही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है वो 1500 ईसा पूर्व में मूसा द्वारा इजराइल के निवासियों की जनगणना का उल्लेख मिलता है। मतलब पहली बार जो है वो जनगणना की बात कब करी गई, तो यहाँ पर पता चलता है कि भैया 1500 ईसा पूर्व में, समझ रहे हो, 1500 ईसा पूर्व मतलब ईसा के जन्म से भी 1500 साल पहले जो है यहाँ पर क्या हुई थी, इजराइल के निवासियों की जनगणना कराई गई थी। उसके बाद हम थोड़ा सा और आएंगे और हम पहुंचते हैं भैया चाणक्य के समय में, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कौटिल्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र ने कराधान हेतु राज्य की नीति बनाने के एक उपाय के रूप में जनसंख्या के आंकड़ों का संग्रह निर्धारित किया। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर साहब आपको पता है आचार्य चाणक्य जिन्हें कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में इन्होंने ये बताया सिंपली कि जो हम टैक्स लगा रहे हैं, तो टैक्स जो हम लगा रहे हैं साहब, वो टैक्स हम किस बेस पर लगाएंगे, उसके लिए हमें क्या देखना है, जनसंख्या के आंकड़े पता होना चाहिए। तो कहा जाता है कि यहाँ पर यदि हम बात करें तो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी क्या कराई गई, जनगणना कराई गई, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। फिर हम आगे बढ़ेंगे, अबुल फजल द्वारा 1596 या 1595 में रचित आईने अकबरी में जनगणना का उल्लेख मिलता है। ये वो सारे फैक्ट हैं जो आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। तो आपसे बोला जाएगा बताइए मुगल काल में हमको कहां पर जनगणना के बारे में जानकारी मिलती है, तो हमको मिलती है भैया आईने अकबरी में मिलती है। जब अबुल फजल का हम यहाँ पर क्या देखते हैं, आईने अकबरी किताब को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है 1595-96 में यहाँ पर जो है वो जनगणना हुई थी, क्लियर है। फिर आगे बढ़ते हैं भैया थोड़ा सा, अब हम जो है वो मुगल काल से थोड़ा सा आगे आएंगे और अब हम आते हैं आधुनिक समय में। आधुनिक समय में फिर हम पहुंचेंगे भैया दुनिया में, जैसे कि आधुनिक समय में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई, आपके सामने एक सवाल आता है। तो आधुनिक समय में सर्वप्रथम जनगणना हुई थी स्वीडन में, और ये हुई थी 1749 1749 में। कब हुई थी, 1749 में स्वीडन में पहली बार जनगणना कराई गई। आज मैं आपको जितने क्वेश्चन कराने वाला हूं ना, 2011 की जनगणना से लगातार यहाँ पर सवाल बनते हैं, ठीक है, ये सारे आपके सवाल बनते हैं। अब बात आती है जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1749 में स्वीडन में हो गई, बढ़िया है। लेकिन जो हर 10 साल में जनगणना होती है, जिसे हम कहते हैं दशकीय जनगणना, ये 10 की जनगणना का जो कार्य है वो 1890 में सर्वप्रथम अमेरिका में कराया गया था। कहां पर कराया गया था, अमेरिका में सबसे पहले 10 जनगणना की शुरुआत हुई। मतलब अब हर 10 साल में क्या कराई जाएगी भैया, जनगणना कराई जाएगी। इंग्लैंड ने अपनी पहली जनगणना कब कराई, 1800। कई जगह आपको इसका आंसर मिलता है 1801, दोनों आंसर अलग अलग एग्जाम में अलग अलग जगह जो है वो यहाँ पर बताए जाते हैं। तो इंग्लैंड ने कब जनगणना की शुरुआत की, सन 1800 में, पहली बार जो है वो इंग्लैंड में यहाँ पर जनगणना होती है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं रिकॉर्डिंग क्लास है, भैया रिकॉर्डिंग क्लास नहीं है, लाइव क्लास चल रही है, और आपकी क्लास आपको जो है वो आपके हर एग्जाम के लिए जरूरी है। आप यदि पेपर उठाकर देखोगे तो आपको जीके जीएस में 2011 की जनगणना से क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा भारत की तरफ, ठीक। अब भारत में सवाल आता है, भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो हम हमेशा एक आंसर करते हैं, क्या आंसर करते हैं भैया, 1872 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में जनगणना होती है। लेकिन भारत में इसके पहले भी जनगणना हुई, कब हुई साहब, तो आप देखोगे जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में वर्ष 1824 में और बनारस में वर्ष 1827-28 में क्या करवाई गई, जनगणना करवाई गई। क्या करवाई गई भैया, जनगणना जो है यहाँ पर करवाई गई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि भैया बताइए इलाहाबाद में कब जनगणना हुई थी, तो ये हुई थी आपकी 1824 और बनारस में हुई थी 1827-28 में, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे, भारत में वर्ष 1872 में जो सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम में आता है, वर्ष 1872 में लॉर्ड गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल के दौरान पहली बार जनगणना का आयोजन किया गया। सवाल आएगा भारत में पहली बार जनगणना कब हुई, तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, राइट। फिर आगे बढ़ेंगे, पहली दशकीय जनगणना हुई तो 17 फरवरी 1881 को ब्रिटिश शासन के तहत WC प्लोडेन जो कि भारत के जनगणना आयुक्त थे उनके द्वारा करवाई गई भैया पहली दशकीय जनगणना। और ये किसके समय में हुई थी, तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के समय में। कब हुई थी, लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। समझ में आ रहा है,
वेरी गुड वेरी गुड। सर मैं यही पढ़ रहा था एग्जाम पर के नोट से। अच्छी बात है, मतलब भगवान ने आपकी सुन ली और डायरेक्ट जो है वो टीचर को भेज दिया कि आप ही पढ़ाओ, है ना? तो बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे। इस 1 डेढ़ घंटे में हम सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा, पहली 10 की जनगणना मतलब 1881 के बाद अब हर 10 साल में भारत में जनगणना की शुरुआत हो रही थी और ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। और इस समय कौन से जनगणना आयुक्त होते हैं? डब्ल्यूसी प्लोडेन, ये भी आप यहाँ पर नोट करेंगे, ठीक? अभी आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। देखो यहाँ पर क्या लिखा है। अब हम पहुंच रहे हैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों की शुरुआत करने, ठीक है? देखेंगे ध्यान से। भारत की कुल जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी बताई गई? 121 करोड़। पूरा डेटा भी आप याद कर सकते हो, लेकिन 121 करोड़ याद रखना, एग्जाम में इतना ही आता है, 1.21 करके आ जाता है या 121 करोड़ करके आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 121 करोड़ 8,54,977 व्यक्ति भारत में थे 2011 की जनगणना के अनुसार, याद रखिएगा। और भारत में दुनिया की कुल आबादी कितनी है भैया? वो है 17.5%। ये सारा डेटा 2011 की जनगणना का है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम में लगातार आता है, राइट? ये मैंने आपको कुछ चीजें पहले भी बता दी है, जरा ध्यान से देखेंगे। देखिएगा, अभी मैंने आपको यहाँ पर बताया कि भैया जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। सिंपल कहा गया है कि जनगणना गृह मंत्रालय के अधीन जो है वो यहाँ पर होती है, और जो उसका हेड होता है वो कौन होता है? वो आपका सेंसस कमिश्नर या फिर जनगणना आयुक्त होता है, नोट कर लीजिएगा, ठीक? बात आती है 2011 की जनगणना की। तो भारत की जनगणना 2011 जनगणना आयुक्त कौन थे भैया? वो थे सी चंद्रमौली। कौन थे? सी चंद्रमौली थे, इसको आप ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं राष्ट्रीय जनगणना है, जो 1 मई 2010 को आरंभ हुई। समझिएगा ध्यान से। आपसे क्वेश्चन आएगा 2011 की जनगणना में कौन सेंसस कमिश्नर या जनगणना आयुक्त थे? आप बोलेंगे सी चंद्रमौली। आपसे बोला जाएगा 2011 की जनगणना कौन से नंबर की जनगणना थी? आप बोलेंगे 15वें नंबर की जनगणना थी। आपसे बोला जाएगा स्वतंत्र भारत के कौन से नंबर की जनगणना थी? आप कहेंगे 7वीं जनगणना थी। आपसे कहा जाएगा, इससे डीप नहीं जाने वाले, अब आपसे कहा जाएगा जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 2011 की, तो वो की गई थी 1 मई 2010 को। कब की गई थी? 1 मई 2010 को की गई थी। क्लियर है? भारत के पास विश्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। ये तो हमारा ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है। हम टोटल दुनिया का जो एरिया है, टोटल दुनिया का जो भूभाग है, उसका 2.4% भूभाग हमारे पास है, और जनसंख्या सबसे ज्यादा अब हो रही है लगातार। हम चाइना से भी आगे निकल रहे हैं, पता है आपको? चलिए, अब आता है भैया कि 2011 की जनगणना का स्लोगन क्या था? 2011 की जनगणना का स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। आर सेंसस आर फ्यूचर, इसको आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे मैस्कॉट या शुभंकर की, तो भैया मैस्कॉट या शुभंकर कौन है? वो है एक महिला प्रगणक। सीधे साधे सवाल आते हैं जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ये आपके लिए तैयार किए गए, तो बढ़िया तरीके से सुनो। यदि आप मेरी बात को लगातार अभी जब तक मैं आपको बता रहा हूँ सुनते हो और इसका एक बार रिवीजन करते हो, आपको सारी चीजें दिमाग में चली जाएंगी, बढ़िया तरीके से करेंगे, ठीक है? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है साहब जनगणना के सिद्धांतों की। किसकी बात आती है कि भैया जनगणना के अलग अलग सिद्धांत दिए गए, उसमें से एक सिद्धांत जिसको सभी लोगों ने मान्यता भी दी और बहुत ज्यादा जो है वो इसको प्रसिद्धि हासिल हुई, और वो था जनगणना का माल्थस का सिद्धांत। माल्थस का सिद्धांत बहुत शानदार है, ध्यान दीजिए क्या कहते हैं माल्थस। माल्थस के अनुसार जनसंख्या दोगुनी रफ्तार 1 2 4 8 16 32 से बढ़ती है, जबकि संसाधनों में सामान्य गति 1 2 3 4 5 से वृद्धि होती है। कुल मिलाकर कहना था कि भैया जो जनसंख्या बढ़ रही है वो बढ़ रही है गुणोत्तर श्रेणी में। कैसे बढ़ रही है? गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ रही है ना? मतलब अभी जनसंख्या यदि 1 है, अगले साल 2 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी और फिर 32 हो जाएगी। लेकिन जो हमारे संसाधन है वो जो है वो समांतर श्रेणी में बढ़ रहे हैं ना? कैसे बढ़ रहे हैं? समांतर श्रेणी में बढ़ रहे हैं। मतलब अभी हमारे जो उत्पादन के संसाधन है वो 1 है, फिर 2 होंगे, फिर 3 होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 5 होंगे। तो आप देखोगे पहले जितनी जनसंख्या थी उसके लिए पर्याप्त संसाधन थे, फिर जनसंख्या 2 हो गई तब भी पर्याप्त रहे, फिर जनसंख्या 4 हो गई तब थोड़ा बस अंतर आया, पर्याप्त रहे, लेकिन उसके बाद कितना चेंज आ गया? संसाधन बढ़े 5, तो भैया जनसंख्या 32 गुना बढ़ गई। समझ रहे हो? ये साहब यहाँ पर कहा गया किसके द्वारा? माल्थस के द्वारा। माल्थस कहते हैं हर 25 साल में जनसंख्या जो है वो दोगुनी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये था किसका सिद्धांत? माल्थस का सिद्धांत, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सिद्धांत है और ये भी बहुत ज्यादा फेमस है साहब, और ये है मार्क्स का सिद्धांत। क्या है? मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत या मार्क्स थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ये पता है किस चीज में बताते हैं? ये सिंपल कहते हैं भैया जनसंख्या का एक बहुत बड़ा कारण है अमीरी और गरीबी। इन्होंने जनसंख्या को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, अमीर और गरीब। कैसे बढ़ती है जनसंख्या? मार्क्स की नजर से देखते हैं। मार्क्स के अनुसार गरीब श्रमिक वर्ग अपनी आय को बढ़ाने के लिए श्रम शक्ति के संग्रह व श्रमिकों को तैयार करने पर बल देता है। श्रमिक वर्ग क्या करता है? मतलब गरीब व्यक्ति वो क्या करता है? उसको लगता है कि मैं बहुत ज्यादा श्रम करूं, बहुत ज्यादा मेहनत करूं, ये उसका होता है, और यदि मैं अपने बहुत सारे बच्चे करूंगा तो वो भी सारे खूब मेहनत करेंगे, खूब हमारे पास जो है वो पावर आ जाएगी। तो क्या करता है वो उस मद्देनजर जो है वो लगातार जनसंख्या बढ़ाता जाता है। ये मार्क्स का कहना, मैं नहीं कह रहा, ठीक है? यहाँ पर कुछ मैं नहीं कह रहा, सब आपके मार्क्स और बाकी लोग कह रहे हैं। जिसमें उसमें जनसंख्या वृद्धि की गति अधिक होती है, जबकि अमीर वर्ग केवल धन संग्रह पर जो है वो ध्यान देता है। क्या करता है भैया अमीर वर्ग? उसका रहता है पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए, उस पर वो ध्यान देता है। इसलिए दुनिया में अमीरों की संख्या कम है और गरीबों की संख्या ज्यादा है। और आपको बता दूं साहब, भारत में मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में, ठीक है? और भारत में सबसे ज्यादा गरीब कहां पर बताओ? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और उसमें बताया गया था कि भारत में सबसे ज्यादा गरीब आपको कहां पर मिलेंगे? तो भारत में सबसे ज्यादा गरीब लिख लो, यदि आपको लिखना हो तो एग्जाम में आएगा। भारत में सबसे ज्यादा गरीब कौन सा राज्य है? सबसे ज्यादा गरीब, तो आप क्या बोलोगे भैया? तो आप आंसर करिएगा भैया, वो है बिहार। क्या है? बिहार। बिहार में जो है आपको सबसे ज्यादा गरीब मिलेंगे। और यदि आपसे बोला जाएगा सबसे कम बता दो, सबसे कम गरीब कहां पर है? सबसे कम गरीब जो है आपको मिलेंगे कहां पर? केरला में। और केरला में पता है कितने गरीब है? 0.71%। कितने हैं? 0.71%, मतलब 1% लोग ही गरीब है कहा जाए केरला में, बाकी गरीब लोग नहीं। ये अभी आपको रिसेंट डेटा बता रहा हूं मैं, जो हाल ही में प्रकाशित किया गया। समझ रहे हैं? दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब भारत में, और भारत में सबसे ज्यादा गरीब आपको बिहार राज्य में जो है वो मिल जाते हैं, ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। तो ये मैंने आपको 2 थ्योरी बताई, एक है मार्क्स की थ्योरी और दूसरी है मार्क्स की थ्योरी। किसकी है? मार्क्स की थ्योरी, नोट कर लीजिए। चल अब यहाँ पर एक सवाल आता है, सर ये जनसंख्या वृद्धि जनसंख्या बढ़ रही है, ये होता क्या है जनसंख्या वृद्धि? तो जरा ध्यान दीजिएगा, किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। विशेष समय के अंतराल में मतलब कितना? हमारे यहाँ तो सिंपल है भैया, सीधा बोला गया, हम तो 10 साल में मेजर कर रहे हैं। कितने में मेजर कर रहे हैं? 10 साल में मेजर कर रहे हैं। तो हर 10 साल में देश में या किसी राज्य में जो है वो क्या होगा? जनसंख्या में जो भी डिफरेंस आएगा उसे कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि। कितनी हुई है? जनसंख्या वृद्धि जो है वो कहा जाता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? हम कैसे मेजर करते हैं? 2011 की, तो 2001 और 2011 मतलब 2001 में कितनी थी और फिर उससे 2011 में कितने प्रतिशत जो है वो यहाँ पर वृद्धि होगी।
उसके लिए मैंने आपके लिए ग्राफ लेकर आया। ग्राफ देखिएगा जरा ध्यान से। आप यदि ग्राफ को उठाकर देखोगे तो आपको समझ में आएगा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर बढ़ी, किस राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमको बढ़ती हुई दिखी। तो आप देखिएगा सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमको दिख रही है भैया उत्तर प्रदेश राज्य में। उत्तर प्रदेश राज्य में 2001 के मुकाबले जो पॉपुलेशन बढ़ती है वो कितनी बढ़ती है, 2011 में कितनी बढ़ जाती है, 16%। कितनी बढ़ जाती है, 16% जो है हमारी यहाँ पर बढ़ जाती है। आप महाराष्ट्र में देखोगे तो 9% बढ़ती है, बिहार में भी 9%, वेस्ट बंगाल में 8%, आंध्र प्रदेश में 7%, इस तरीके से आपको मध्य प्रदेश में 6% जो है आपकी क्या बढ़ती है, यहाँ पर जो है आपको पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिलती है या जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी आप राज्य देखोगे उत्तराखंड में 1%, जम्मू कश्मीर में 1%, दिल्ली में 1% जो है वो पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ती हुई हमको दिखाई देती है। ये ग्राफ आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, आप निश्चिंत रहे। समझ में आ गया? तो ये क्या था भैया, हमारा जनसंख्या वृद्धि की हमने जो है वो बात की। ठीक है, चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बता दी। क्या क्या बता दी, समझ में आ गया? हमने देखा जनगणना क्या है, हमने देखा जनगणना की बात कहां पर की गई है, हमने देखा 2011 की जनगणना क्या है, हमने देखा कि भैया जनगणना की शुरुआत कब से हुई, मतलब शुरुआत भी हमने कहां से देखी है, हमने देखी सन 1500 ईसा पूर्व से। ठीक है, और अभी तक वो सारी चीजें देखी, हमने देखा सिद्धांत क्या क्या दिए गए जनगणना में, और अब हम देख रहे हैं जनसंख्या वृद्धि। अब बढ़ते हैं एक कदम और आगे, क्या है भाई देखते हैं। अब देखो कुछ चीजें आपको और आपको कुछ टर्म जो है वो देखने को मिलती है जो कि आपके सेंसस या जनगणना से संबंधित है। जैसे कि जनसंख्या में होने वाली परिवर्तन की 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती है। कितनी मुख्य प्रक्रिया होती है, 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती है। एक होता है जन्म दर जिसे हम कहते हैं बर्थ रेट, एक होता है मृत्यु दर जिसे हम कहते हैं डेथ रेट, और एक होता है प्रवास जिसे हम कहते हैं माइग्रेशन। ठीक है, क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अभी आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए, सर जन्म दर क्या होती है, सर मृत्यु दर क्या होती है, सर प्रवास क्या होता है, आता है ना दिमाग में, है ना? ये सारे आपके जो डाउट आते हैं वो सारे मैं ही आपके यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। ठीक है, तो देखो यदि हम बर्थ रेट या जन्म दर की बात करते हैं, जन्म दर क्या कहलाता है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखो यहाँ पर, चलिए, तो देखो यहाँ पर हम बात करते हैं जन्म दर या बर्थ रेट की। यदि आपको बर्थ रेट निकालना है कि भैया भारत के किसी राज्य की या भारत की जन्म दर जो है वो कितनी है, तो कैसे निकालोगे? उसका सिंपल होता है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्म होने वाले बच्चों की संख्या। मतलब क्या हो गया, मतलब टोटल जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं ना, तो 1000 बच्चे हम देखेंगे कि भैया 1000 बच्चे यदि जन्म ले रहे हैं तो उनमें से जीवित कितने हो रहे हैं। मतलब कई बच्चे आप देखना मृत बच्चे पैदा होते हैं, पेट में ही मर जाते हैं ना, उनकी डिलीवरी नहीं हो पाती है। तो सिंपल है, 1000 बच्चों में कितने जीवित बच्चे जन्म लेते हैं वो जो है वो यहाँ पर क्या कहलाती है, जन्म दर कहलाती है। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत में प्रॉब्लम बताइए। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत में प्रॉब्लम एक बार जल्दी से बताओ, यदि कुछ प्रॉब्लम है तो बताएं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्या बोला मैंने आपको, 1000 जन्म जो बच्चे ले रहे हैं उनमें से जीवित बच्चों की संख्या क्या कहलाएगी, जन्म दर जो है वो कहलाती है। फिर आता है आपका मृत्यु दर जिसे हम कहते हैं डेथ रेट। तो अभी हम बात कर रहे थे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या 1000 बच्चों में वो जन्म दर हो गया। तो यदि हम बात करते हैं एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वाले व्यक्ति 1000 लोगों में हर वर्ष कितने व्यक्ति मर जाते हैं, उन्हें जो है वो क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चे आपको डिस्टर्ब करने के लिए होते हैं, पढ़ते वो भी बड़े ध्यान से, लेकिन उनका मोटिव ये रहता है कि दूसरे बच्चों को परेशान कर दिया जाए, उनका ध्यान भटकाया जाए। तो इस चीज से ध्यान रखिएगा, ये क्लास आपके लिए है, आपके भविष्य को बनाने के लिए है। तो जो कुछ थोड़े बहुत वो पीस होते हैं ना हर जगह, उनसे बचकर रहे जिनको अपना एग्जाम निकालना, वो क्या करेंगे, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, आपको ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, चलिए, फिर आता है भैया प्रवास या माइग्रेशन क्या होता है। तो लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को क्या कहा जाता है, प्रवास या माइग्रेशन कहा जाता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। आपने एक टर्म सुनी होगी, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है भैया, बताइए नवजात शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष तक के बच्चों का जो है वो डेटा यहाँ पर लिया जाता है। पूछा जाता है नवजात शिशु मृत्यु जब दर देखी जाती है तो उसमें कितने वर्ष तक के बच्चों का या कितनी एज तक के बच्चों का डेटा लिया जाता है। तो जरा ध्यान देना, प्रति 1000 सजीव मतलब जो जीवित जन्मे हुए बच्चे हैं, तो सजीव जन्मे शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 माह से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु, मतलब 1000 बच्चे जो जीवित जन्म लिए थे लेकिन वो 1 माह के अंदर उनका क्या हो जाता है, निधन हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो उसको कहा जाता है क्या, नवजात शिशु मृत्यु दर। क्या कहा जाता है, नवजात शिशु मृत्यु दर जो है वो कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम, ये कम लिखा है काम दिख रहा है आपको। तो 1 माह से कम आयु वाले बच्चे मतलब 1 माह के अंदर उनकी डेथ हो जाती है तो वो नवजात की श्रेणी में आते हैं। किसमें आते हैं, नवजात। इसे कहा जाता है IMR। क्या कहा जाता है, IMR रेट कहा जाता है, मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। समझ में आ गया? चलिए अभी बढ़ते हैं भैया आगे। ये कुछ मैं आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, उसके बाद हम डेटा पर चलेंगे। राइट, अब बात आता है सर ये निर्भरता अनुपात क्या होता है। निर्भरता अनुपात सिंपल, क्या लिखा है, डिपेंडेंसी रेशियो। अब आपने देखा होगा कि भैया आपके घर में कौन कौन डिपेंडेंट रहता है, आपने देखा होगा ना, कई बार हमारे घरों में क्या मिलते हैं भैया, डिपेंडेंसी वाले लोग जो है वो आपको मिलते हैं। डिपेंडेंसी मतलब जो आप पर आश्रित हैं, जैसे कि 0 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे जो भैया माता पिता पर आश्रित रहते हैं, माता पिता जैसे रखेंगे वो उस तरीके से जो है वो रहते हैं। और साथ में 60 साल से ऊपर वाले लोग, 60 साल से ऊपर वाले व्यक्ति जो होते हैं वो भी भैया आप पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। मतलब आप यदि उनका घर चलाओगे तो वो चलता रहेगा। समझ लो, तो इसमें क्या आता है भैया, इसका फॉर्मूला है आश्रित जनसंख्या बटे कुल कार्यशील जनसंख्या इंटू 1000। ठीक है, तो आश्रित जनसंख्या मतलब क्या हो जाएगा, आश्रित जनसंख्या में सीधा है 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चे, ठीक है, प्लस 60 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति, है ना। ये पूरा डेटा क्या कहलाएगा, आश्रित जनसंख्या होती है। ये आश्रित रहते हैं किसी ना किसी पर, जो कि 0 से लेकर 14 और 60 साल से ऊपर के रहते हैं। और कार्यशील जनसंख्या क्या रहती है, वो रहती है भैया आपकी 15 से लेकर 59 वर्ष, 15 से लेकर 59 वर्ष तक के आयु के जो लोग होते हैं वो कार्यशील लोग होते हैं, मतलब वो लगातार क्या करेंगे भैया, काम करेंगे। तो आप यदि इस एज में हो तो आप किसी पर आश्रित मत रहो, करुणा कर सरकार आपसे ये चीज यहाँ पर कह रही है ना, काम धंधा करो, इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया? तो इस तरीके से डेटा निकलता है निर्भरता अनुपात। अब ये मैंने क्यों बताया, ये आता है एग्जाम में, और एग्जाम में पूछा जाता है, फॉर्मूला दे देंगे और यहाँ पर पता चला ये कट कर देंगे या कुल कार्यशील जनसंख्या कट कर देंगे, पूछेंगे यहाँ पर क्या आएगा, या ये पूछ लिया जाता है कि बताइए इसमें किस एज वाले व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आते हैं। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ जी, जीएसएल के लिए भी काम पड़ेगा, जीडी के लिए काम पड़ेगा, जिस एग्जाम में जीके जीएस आता है वहां पर आपके लिए ये काम पड़ेगा। डेटा ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत से आपके लिए डेटा लगाया, बढ़िया तरीके से पढ़िए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं शिशु लिंगानुपात। ये टर्म भी आपने सुनी होगी, क्या है भैया, शिशु लिंगानुपात मतलब चाइल्ड सेक्स रेशो, जिसे कहा जाता है CSR। क्या कहा जाता है, CSR कहा जाता है। अब चाइल्ड सेक्स रेशो कैसे निकालते हैं, है ना। तो चाइल्ड सेक्स रेशो की बात करें तो बालिकाओं की संख्या बटे बालकों की संख्या मल्टीप्लाई बाय 1000। इसका मतलब क्या है सर, देखो क्या लिखा है, शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात में कैसे निकाला जाता है, जो बालिकाएं हैं और जो बालक है, तो बालिकाओं की संख्या को ऊपर रखा जाएगा। और बालिकाएं कितनी, 0 से लेकर 6 वर्ष तक की बालिकाएं, कितनी, 0 से लेकर 6 वर्ष तक की बच्चियां और 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बालक जो है उनको डिवाइड किया जाएगा और मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो भैया क्या हो जाएगा, शिशु लिंगानुपात या चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो यहाँ पर निकल आएगी। इसको आप ध्यान रखना। ठीक है,
ये मैं आपको कुछ शब्दावली बता रहा हूं, आपको फॉर्मूले बता रहा हूं, जिससे निकलता है भैया क्या आपका डेटा, इसको आप ध्यान में रखिए। ठीक, अब आते हैं आप लोगों के फेवरेट डेटा वाले सेक्शन पर, जो आप बार बार जो है वो देखना चाहते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है वो डेटा पर नजर डाल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे सवाल पूछा जाता है, बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? तो 121 करोड़ 8,54,977 व्यक्ति भारत में रहते हैं 2011 के अनुसार। पूछा जाएगा लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशो कितना है भारत का? तो वो है कितना भैया? 943। सेक्स रेशो कैसे निकलता है? ये ऐसे निकलता है भैया, 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। क्या निकलता है? 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या निकलती है, वो आती है कितनी? 943, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया भैया टोटल पूरे भारत का। आजकल सवाल आते हैं कैसे, पता है, बोला जाता है ये बताओ ग्रामीण लिंगानुपात कितना है, सेक्स रेशो जो कि भैया गांव का है वो कितना है? तो वो है 949 व्यक्ति, 949 महिलाएं 1000 पुरुषों पर आपको जो है वो मिल जाएंगी। और शहरों में लिंगानुपात कितना है? वो है 929 महिलाएं 1000 पुरुषों में आपको मिल जाएंगी, ध्यान रखिएगा। ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट डेटा दिया, ध्यान से सुनो, मैं जिस तरीके से बोल रहा हूं उस तरीके से पढ़ो। क्या करना है, इस पूरे 1 घंटे क्लास में आपको ध्यान से सुनना है, फिर इसका एक बार रिवीजन करना है, कुछ क्वेश्चन लगा लेना, आपका उद्धार हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब आता है लिंगानुपात जो कि 0 से लेकर 6 आयु समूह का है, वो कितना है? तो भैया वो है 919। मतलब क्या हो गया, 1000 बच्चों में, बालकों में 919 क्या है? बालिकाएं हैं जो कि 6 साल तक की है, 0 से लेकर 6 साल तक की बालिकाएं हैं, उनकी संख्या है 919, याद रखिएगा। अब बात आती है भारत की साक्षरता या फिर भारत के लिटरेसी रेट की। किसकी आती है भैया? भारत की साक्षरता या लिटरेसी रेट की। तो आप देखोगे 72.99%, मतलब तकरीबन 73% लोग जो है भारत में क्या है? पढ़े लिखे। कितने? 73% लोग जो है वो पढ़े लिखे, और बाकी जो हमारे आते हैं यहाँ पर 27% लोग क्या है भैया हमारे यहाँ पर पढ़े लिखे नहीं है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब बात आती है साक्षरता, तो 73% है। पुरुषों की साक्षरता कितनी है? तो पुरुषों की साक्षरता आपको मिलेगी 80.89%। कितनी है? 80.89% जो है आपको पुरुषों की साक्षरता में मिलेगी। महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी है भैया? तो याद रखिएगा 64.64%, 64% जो है वो हमारे यहाँ पर महिलाएं पढ़ी लिखी है। तो आप कैसे डेटा याद कर लो, ये 65 याद कर लो, ये 81 याद कर लो, ये 73 याद कर लो, इस तरीके से याद कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, नोट कर लीजिएगा। अब आता है भैया पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? जनसंख्या घनत्व की बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रहते हैं? तो यदि हम भारत की ओवरऑल जनसंख्या घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो भैया 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहते हैं भारत में। कितने रहते हैं? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज यहाँ पर बताई थी, मैंने आपको पढ़ाया था पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में ना, जनसंख्या वृद्धि के बारे में बताया था। क्या बोला था कि किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन 10 की वृद्धि कहलाती है ना, कि 10 साल की बात कर रहे हैं तो 10 की वृद्धि जो है यहाँ पर कहलाती है। तो जरा यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर 10 की वृद्धि कितनी हुई है? 2001 के डेटा के अनुसार भारत की जनसंख्या 2011 में 17.64% की रेट से जो है वो बढ़ी है ना। कितनी बढ़ी है? तकरीबन 18% जो है वो पॉपुलेशन बढ़ गई। कब? 2001 के मुकाबले 2011 में। इतने में कोई दिक्कत में प्रॉब्लम बताइए, इतने में कहीं कोई दिक्कत में प्रॉब्लम बताइएगा? होना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत मैं परफेक्टली यहाँ पर सारी चीजों को मैंने नोट कर लिया है और परफेक्टली तरह से आपसे जो है वो बता रहा हूँ। कोई दिक्कत में प्रॉब्लम बताते चले सर, स्टैटिक जीके आपसे ही पढ़ेंगे। चलिए बढ़िया है, और बताइए। वैसे हमारी क्लास रोजाना होती है मेरे एग्जाम्पल चैनल पर 12 बजे, हमेशा जीके जैसी क्लास चलती है, उसमें भी आप आ सकते हो सब लोग। ठीक है, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और जो है यहाँ पर चीजों को देखते हैं। अब जब हमने देख लिया कि भैया भारत में 121 करोड़ लोग हैं, तो थोड़ा उसको और डिवाइड करते हैं। कैसे करते हैं? भारत के शीर्ष 5 सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों की बात करते हैं। भारत की कुल आबादी तो हमने देख ली है, सबसे ज्यादा आबादी भारत में कहां पर है? तो सबसे ज्यादा आबादी आपको मिलेगी भैया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है? 19,98,12,341 लोग, मतलब तकरीबन 20 करोड़ लोग सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में, भरपूर जनसंख्या का बहुत बड़ा एरिया है। तो भारत की जनसंख्या का 16.50% आपको कहां पर मिलेगा? उत्तर प्रदेश में। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना, आपको ये डेटा 16.49% भी मिल सकता है कहीं कहीं पर, तो आप उसको भी सही मान सकते हो। ठीक है, कई एग्जाम में 16.49% को सही माना जाता है, नोट कर लेना। ठीक, तो भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। फिर आता है किसका नंबर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी है भैया? 11,23,74,333 व्यक्ति यहाँ पर आपको मिलेंगे, और ये कितने प्रतिशत है? 9.28%। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर चलते हैं भैया बिहार। तो बिहार में जो है आपको 10,04,99,452 व्यक्ति जो है यहाँ पर मिलने वाले हैं, और यहाँ पर जो है वो कितना है? 8.60% लोग जो है वो भारत की टोटल पॉपुलेशन के कहां पर मिलेंगे? बिहार राज्य में आपको मिल जाएंगे। चलते हैं थोड़ा सा पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल की तरफ। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर कितने मिलने वाले हैं? आपको यहाँ पर जो है आपको 9 करोड़ लोग जो है वो कहां पर मिलेंगे? वेस्ट बंगाल में, और 7.5 करोड़ के आसपास आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। तो ये टॉप 5 स्टेट है जहां पर भारत की ज्यादातर जनसंख्या रहती है। समझ रहे हो? देखो कितना ज्यादा साहब यही पूरा कवर करके बैठे हुए हैं। समझ में आ गया? तो ये आपकी क्या भैया? सबसे अधिक आबादी वाले राज्य। ठीक है, उसमें हमने किसकी बात कर ली? उत्तर प्रदेश की बात कर ली। मैंने आपको सारा डेटा बता दिया है, इसमें ज्यादा और कुछ पढ़ने का है नहीं। राइट, चलिए अब जब हमने ये देख लिया कि सबसे ज्यादा आबादी भारत में किस राज्य में है, तो सबसे कम वाली भी तो पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो भारत के शीर्ष 5 सबसे कम आबादी वाले राज्य बताओ। अच्छा, आजकल पता है क्या सिस्टम हो गया? अब ये तो सब पढ़कर जाते हैं कि सबसे ज्यादा आबादी कहां पर है, सबसे कम आबादी कहां पर है। आजकल बोलते हैं बताइए वो तीसरा राज्य कौन सा है जिसकी आबादी सबसे कम है, दूसरा राज्य बताओ कौन सा है जिसकी आबादी सबसे कम है या सबसे ज्यादा है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने सबसे ज्यादा और सबसे कम का एक ही याद किया था, है ना। तो जरा ध्यान देंगे, सबसे कम पॉपुलेशन वाली आबादी की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो भैया, तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे कम पॉपुलेशन आपको कहां पर मिलेगी? सिक्किम में। सिक्किम में कितने लोग रहते हैं? 6 लाख लोग जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं कहां पर? मिजोरम। मिजोरम में आप जाओगे तो आपको कितने मिलेंगे भैया? 10 लाख लोग। देखो 0.05% लोग रहते हैं सिक्किम में, बस। समझ रहे हो? फिर और चलते हैं, तो फिर आता है आपका क्या? अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है गोवा, फिर आता है नागालैंड, याद रखिएगा। तो ये सबसे कम आबादी वाले राज्य हैं भारत के। कहां हम बात कर रहे थे किसकी? उत्तर प्रदेश, जहां पर हमको 20 करोड़ लोग तकरीबन जो है वो 2011 में मिल रहे थे, और सिक्किम में देखोगे तो 6 लाख। कहां 20 करोड़, कहां पर 6 लाख, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आपको केवल क्या करना है? आपको ये ध्यान रखना है कि किसकी रैंक जो है वो कहां पर स्थित है। आपका सिक्किम नोट कर लीजिएगा।
देखो अब आते हैं साक्षरता दर या लिटरेसी रेट। ये साक्षरता दर आखिर होती क्या है? अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का पेपर हुआ, समझ रहे हो? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में एक सवाल आया, क्या आया कि ये बताइए साक्षरता दर में किस आयु वर्ग के लोगों की जनसंख्या को मेजर नहीं किया जाता, मतलब किनको नहीं लिया जाता है। तो फिर जो बच्चे क्लास में पढ़ते नहीं है ना, अपना दिमाग लगाते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, ये नहीं वो नहीं दुनियादारी, उनको दिक्कत हो गई। और जो मन लगाकर पढ़ते हैं साहब, उनको समझ में आ गया। क्या समझ में आ गया? उन्होंने पढ़ लिया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भाषा को लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर माना जाएगा, लिटरेट माना जाएगा, पढ़ा लिखा माना। एक तो डिग्री की जरूरत नहीं। दूसरा चीज, 7 साल से छोटे बच्चों को नहीं लिया जाता साक्षरता में, समझ रहे हो? कई बार वो इतनी जल्दी बोलना नहीं सीख पाते हैं, इसको आप याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिसको हम मिस कर देते हैं। पेपर क्यों नहीं निकलता? आपको क्या लगता है? क्या आप पढ़े लिखे नहीं हो? क्या आपने कुछ पढ़ा नहीं है? क्या आपको याद नहीं है? हमारा पेपर इसलिए नहीं निकलता क्योंकि हम करते हैं सिली मिस्टेक, छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, बस उसमें दिक्कत हो जाती है, समझ रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया थोड़ा सा और आगे, क्या डेटा दिया कराते हैं। लिखा हुआ है शीर्ष 5 सबसे अधिक साक्षरता दर वाले राज्य, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आपको कहां पर मिलेगा? तो भारत की कुल आबादी की साक्षरता दर कितनी है? 74.04% आपको यहां पर मिल जाएगी। ध्यान रखिएगा, जिसमें सबसे पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? वो है केरला। बचपन से पढ़ते आ रहे हो, केरल की 94% आबादी जो है वो यहां पर साक्षर है, पढ़ी लिखी है। उसके बाद आता है लक्षद्वीप का नंबर, 91.85% लोग जो है वो कहां पर पढ़े लिखे हैं? लक्षद्वीप में पढ़े लिखे हैं। फिर आता है मिजोरम का नंबर, 91.33% लोग आपको कहां पर मिलेंगे? मिजोरम में लिटरेट मिलेंगे। फिर आता है गोवा का नंबर, 88.70% लोग आपको गोवा में पढ़े मिलेंगे, याद रखिएगा। फिर आता है त्रिपुरा, ये डेटा याद नहीं करना, ठीक है? आप बस इनका क्रम याद रखो, केरल, लक्षद्वीप, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। अब आपको 2 लाइन एक्स्ट्रा नीचे लिखी हुई दिखाई दे रही है। इतनी मेहनत करने की मुझे जरूरत क्या है? मैं तो सीधा सीधा बोल दूं, ये इतने पढ़े लिखे, यहाँ पर लिटरेट है, यहाँ पर इतने हो गया। कुछ चीजें आपके लिए करके लानी पड़ती हैं। इन टर्म ऑफ मेल लिटरेसी, यदि हम पुरुषों की साक्षरता दर में बात करेंगे तो केरल में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, 96.11% आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। उसके बाद मिजोरम में फिर आता है गोवा का नंबर। यदि हम बात करेंगे महिलाओं में, तो महिलाओं में 92.07% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, और उसके बाद मिजोरम में फिर आता है नंबर त्रिपुरा का। समझ रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपका क्या हो गया भैया? सबसे अधिक साक्षरता दर की बात कर ली। अब आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे सबसे कम साक्षरता दर की। किसकी बात करेंगे? सबसे कम साक्षरता दर या सबसे कम पॉपुलेशन की, यहाँ पर लिटरेसी की बात यहाँ पर करेंगे। तो भारत में सबसे कम साक्षरता कहाँ की है? तो भैया वो है बिहार की। बिहार में 61.80% लोग जो है वो क्या है? इलिटरेट हैं। ध्यान में रखिए, लिटरेट है, 61% पढ़े लिखे हैं, ध्यान में रखिएगा। फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, तीसरे नंबर पर राजस्थान और चौथे नंबर पर आता है झारखंड। नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो सबसे कम पढ़े लिखे लोग आपको कहां पर मिलेंगे? बिहार में मिलेंगे। इसको आप यहां पर ध्यान में रखिएगा, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं भैया धर्म के आधार पर साक्षरता। तो देखो, धर्म के आधार पर जब आप लिटरेसी की बात करते हो, बार बार क्वेश्चन आता है, बताइए सबसे पढ़े लिखे लोग किस धर्म में मिलेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार? तो आप क्या बोलोगे? जैन धर्म। अभी जैन धर्म आंदोलन कर रहे हैं ना संवेद शिखर को लेकर, पता है कि नहीं इसके बारे में? पढ़ लेना बेटा, पेपर में आएगा। संवेद शिखर के बारे में पढ़कर जरूर जाना, पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? देखो जैन धर्म की हम बात करते हैं तो 94.1% लोग जैन धर्म में पढ़े लिखे हैं, समझ रहे हो? चलिए फिर बात करेंगे दूसरे नंबर पर कौन है? ईसाई। फिर आते हैं बौद्ध, फिर आते हैं सिख, फिर आते हैं हिंदू, और फिर आते हैं मुसलमान, जो कि यहाँ पर सबसे आखिरी में आते हैं। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कौन है? जैन, फिर ईसाई, फिर बौद्ध, फिर सिख, फिर हिंदू, फिर यहाँ पर क्या होंगे? आपके मुस्लिम होंगे। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखना, समझ में आ गया? चलिए, तो धर्म के आधार पर भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। फिर बढ़ेंगे आगे, क्या लिखा है भाई? लिखा है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 शीर्ष राज्य, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या बोला था मैंने आपको कि 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में भारत में कहीं पर भी निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? वो कहलाती है पॉपुलेशन डेंसिटी या जनसंख्या घनत्व। इसको आप ध्यान में रखिएगा, समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। सर जी पढ़ाने का स्टाइल बहुत ही अलग है। हो चलिए, वो सबका अपना अपना तरीका होता है पढ़ाने का। मेरा मेन मोटिव होता है कि आप तक सारी जानकारी पहुंचे, सही तरीके से पहुंचे, जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं वो सारे तरीके आप तक पहुंचे, है ना? कुल मिलाकर आपका हो सिलेक्शन, ठीक है? चलिए इसको आप ध्यान रखना। तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष 4 राज्यों की बात करेंगे तो 2011 में भारत का कितना रहा भैया? तो भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति जो है वो रहते हैं, ठीक है? एवरेज कितना है? 382 व्यक्तियों का है। सबसे ज्यादा कहां पर मिलेंगे? बिहार में। बिहार में यदि हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की तो भैया 1106 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, समझ रहे हो? तो 1 वर्ग किलोमीटर के एरिया में कितने व्यक्ति रह रहे हैं? 1106 व्यक्ति जो है वो आपको यहाँ पर क्या मिल रहे हैं भैया? देखने को जो है वो मिल रहे हैं। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। अच्छा इतना तो ठीक है साहब। आप यदि दिल्ली चले जाओगे ना तो दिल्ली में सबसे ज्यादा है, कितने हैं? 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, समझ रहे हो? दिल्ली में 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक? चलिए, तो बिहार में राज्य में सबसे ज्यादा बिहार में, फिर आपको मिलेगी पॉपुलेशन डेंसिटी पश्चिम बंगाल 1028, केरल में आपको 860, उत्तर प्रदेश में आपको 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलने वाले हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी वाले राज्य। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी आपको कहां पर मिलने वाली है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व है अरुणाचल प्रदेश। ओवरऑल यदि हम बात करते हैं तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति। आप सोचो कहां दिल्ली में 11,320 व्यक्ति रहते हैं हर वर्ग किलोमीटर के एरिया में, और यहां पर आप देखोगे मात्र 17, मतलब 11,320 में से 20 भी नहीं रहते। सोचो इतना ज्यादा, कितना कम है अरुणाचल प्रदेश का। फिर चलिए मिजोरम, मिजोरम में 52 व्यक्ति, और सिक्किम में जो है आपको 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में देखने को मिलेंगे। अब एक सवाल आता है, पता है? वेरी गुड। आसिफा बोल रही है सेंसस का मतलब क्या होता है, जनगणना का मतलब क्या होता है? क्लास की शुरुआत में जो पहली डेफिनेशन मैंने बताई थी वो जनगणना की बताई थी। बढ़िया तरीके से क्लास को देख लेना, नहीं तो पता क्या होगा, जो बच्चे बीच में आ रहे हैं या जो बेचारे परेशान हैं, उनको लग रहा है कुछ और सवाल उनको पढ़ने हैं, तो भैया ध्यान रखिएगा जब पेपर में सवाल आएंगे ना तो आप बैठकर रोगे कि काश थोड़ा सा मन लगा लिया होता तो आज एक क्वेश्चन बन जाता और एग्जाम निकल जाता। समझ रहे हो? तो बढ़िया तरीके से पढ़िए, ठीक है? आपसे बोला जाएगा बताइए अंडमान निकोबार, अंडमान केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी कहां पर है? तो भैया वो मिलेगी आपको अंडमान एंड निकोबार में। और अंडमान निकोबार में कितने व्यक्ति रहते हैं? अंडमान निकोबार में आपको 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलेंगे, सबसे कम। इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। अब आता है क्वेश्चन, क्या पूछा गया अभी? बोला गया है सर्वोच्च लिंगानुपात वाले शीर्ष राज्य। लिंगानुपात क्या था? सिंपल है, आपको पता है भारत की जनसंख्या का लिंगानुपात कैसे है भैया? तो 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? 943 महिलाएं। भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, और 943 क्या हो जाएगा? भारत का लिंगानुपात हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर मिल रहा है भैया? भारत के केरल राज्य में मिल रहा है। भारत के केरल राज्य में 1084 व्यक्ति जो है 84 महिलाएं जो है वो 1000 पुरुषों पर है, मतलब पुरुषों से ज्यादा महिलाएं आपको मिलेगी कहां पर? केरला में। फिर आप आ जाओ पुदुचेरी, पुदुचेरी में 1037 1037 जो है यहाँ पर क्या मिलेगी आपको? महिलाएं जो है वो देखने को मिल जाएंगी। फिर तमिलनाडु, और फिर आता है नंबर किसका? तो वो आता है हमारे आंध्र प्रदेश का। समझ गए? चलिए
अब सबसे ज्यादा लिंगानुपात हमने देख लिया, सेक्स रेशो देख लिया, सबसे कम सेक्स रेशो भारत में कहां पर मिलेगा? तो सबसे कम सेक्स रेशो आपको मिलता है भैया हरियाणा में। हरियाणा में जो है 1000 पुरुषों पर 879 879 वुमेन्स आपको जो है वो मिलती है, याद रखिएगा, ठीक है? 879 महिलाएं आपको मिलती हैं। बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की, तो 889 889 जो है महिलाएं मिलेगी। सिक्किम का है 890 और पंजाब का लिंगानुपात है 895 महिलाएं 1000 पुरुषों पर। तो सबसे कम कहां पर हो गया भैया? हरियाणा। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपको कहां पर मिलेगा? तो वो आपको मिलेगा भैया कहां पर? तो वो मिलेगा केरला में। समझ गए? अब आते हैं धर्म के आधार पर लिंगानुपात के बारे में। धर्म के आधार पर लिंगानुपात कैसा है? तो यदि हम जैन धर्म की बात करेंगे तो इसमें 940 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। यदि हम बात करें सबसे अच्छा लिंगानुपात किस धर्म के लोगों का है, तो ध्यान रखिएगा वो है भैया ईसाई धर्म के लोगों का 1009 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक, फिर आता है बौद्ध धर्म, फिर सिख धर्म, फिर हिंदू धर्म में कितनी है? 931 महिलाएं 1000 पुरुषों पर, और मुसलमानों में 936 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। इसको आप ध्यान रखना। समझ में आ गया? तो भैया ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको धर्म के आधार पर भी बता दिया और राज्यों के आधार पर भी बता दिया, नोट कर लेना, ठीक है? बहुत बढ़िया। लेट हो गए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी लेट भी हो गए भैया, बाद में पढ़ जरूर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। 0 से 6 आयु वर्ग के सर्वोच्च लिंगानुपात वाले 30 राज्य। 0 से 6 वर्ष तक के बालक बालिकाओं में यदि हम लिंगानुपात की बात करें कि कितने 1000 बालकों में जो है वो कितनी बालिकाएं हैं, तो सबसे अच्छा कहां का लिंगानुपात मिलता है? तो वो मिलता है भैया हमारे अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश में 1000 बालकों में, बच्चों में जो 0 से लेकर 6 साल तक के हैं, तो वो भैया यहाँ पर 972 बच्चियां हैं, ध्यान रखिएगा। मिजोरम में बात करेंगे तो 970 है, और मेघालय का जो है वो भी 970 आपको मिलेगा। और सबसे कम कहां का है? तो सबसे कम भैया यहाँ पर भी हरियाणा का जो है वो सबसे कम है। हरियाणा में 1000 बालकों पर 834 जो है वो आपको क्या मिलेगी? बालिकाएं मिलेगी। पंजाब का है 846 और जम्मू एंड कश्मीर का है 862। इसको आप ध्यान रखना, 2011 की जनगणना के अनुसार। क्लियर है? चलिए अब एक क्वेश्चन आता है साहब, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, भारत की जनसंख्या में किस प्रकार की बढ़ोतरी हुई है? अभी किस प्रकार की बढ़ोतरी जो है यहाँ पर हुई है? तो आप देखोगे 1960 से 2021 तक भारत की जनसंख्या 450.55 बिलियन से बढ़कर 1.41 बिलियन हो गई है, और 61 वर्षों में यह वृद्धि है 212%। हमारी जनसंख्या 1960 से अब जो है वो 212.4% बढ़ चुकी है ना, और अभी भी बढ़ ही रही है, और हम दुनिया के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश बनने वाले हैं। समझ लो, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे यहाँ पर रहेगी। भारत की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी कब? वो हुई थी 1974 में। 1974 में सर्वाधिक वृद्धि देखने को मिली, जो कि कितनी थी? 2.36% या परसेंटेज था। इसको आप ध्यान रखिएगा, जो कि सबसे ज्यादा रहा हमारे देश में, ठीक है? भारत की जनसंख्या में सबसे छोटी वृद्धि हुई थी, वो हुई थी 0.80 2021। जब कोविड आया था तब जनसंख्या साहब अचानक से घट गई थी। 2021 में हमारी ग्रोथ जो थी वो 1% भी नहीं थी। इसको आप ध्यान में रखिएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इसको आप बढ़िया तरीके से कर लेना। अच्छा, अब आपसे कुछ चीजें और पूछी जाती हैं, जैसे कि अब आपसे यहाँ पर क्या बोला जाएगा भैया? आपसे यहाँ पर बोला जाएगा, मैं एक दो क्वेश्चन और आपको यहाँ पर बता देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आपसे ये बोला जाता है, बताइए भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्या बोला जाता है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आप आंसर क्या करते हो? बताइए जल्दी से। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, ठीक है? मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये क्वेश्चन आता है तो आपके लिए वहां पर लिखा दिखाई, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत आपको कहां पर मिलने वाला है भैया? वो आपको मिलने वाला है, सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या वाला राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। कौन सा भैया? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो है वो सबसे ज्यादा प्रतिशत में यदि हम बात करते हैं तो ग्रामीण आबादी आपको मिलती है। हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण आबादी है 90%, मतलब यहाँ पर 10% बस जो है वो नगरीय या शहरी आबादी है, बाकी जो है आपको क्या मिलेगी? ग्रामीण आबादी मिलेगी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, यदि इसकी जगह लिख दिया जाए, क्या इसकी जगह यदि हम पूरा का पूरा यही लाइन लिखें और सिर्फ इसमें नगरीय कर दें तो आंसर क्या आएगा? बताइए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत के मामले में, जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है ना, प्रतिशत वाला राज्य जो है वो कौन सा है? तो तुम आंसर क्या करोगे? बताओ। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो भैया वो है आपका गोवा। कौन सा है? गोवा है। और गोवा में जो है वो कितने मिलेंगे भैया? 62.02% के आसपास। कितना मिलेगा? 62.2% वाला जो है वो यहाँ पर क्या होगा? सबसे ज्यादा नगरीय यहाँ पर जो है लोग मिलते हैं, मतलब 62% लोग शहरों में रहते हैं। कहां पर? गोवा में। इसको आप नोट कर लेना, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपसे बोला जाएगा, बताइए सर्वाधिक जो है वो नगरीय जनसंख्या कहां पर? ये तो हमने प्रतिशत की बात कर ली। यदि बोला जाएगा सर्वाधिक, चलो दूसरे पेज पर लेते हैं, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहां पर है? बताइए। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? जहां पर जनसंख्या सबसे ज्यादा है, पॉपुलेशन, जनसंख्या वाला राज्य बताइए। तो आप आंसर क्या करोगे भैया? बताओ किस राज्य में मेट्रो चलती है तो लोग भीड़ भर कर पहुंचते हैं? बताइए वो कौन सा होगा? महाराष्ट्र। याद रखिएगा, सबसे सर्वाधिक कहां पर मिलेगी भैया आपको नगरीय जनसंख्या? वो आपको मिलने वाली है भारत के महाराष्ट्र में। कहां पर मिलने वाली है? महाराष्ट्र में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहां पर? बताओ। सबसे कम नगरीय जनसंख्या, सबसे कम नगरीय जनसंख्या, सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहां पर? नगरीय जनसंख्या वाला राज्य, सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो तुम क्या बोलोगे? जहां पर सबसे कम नगरीय लोग जो है वो रहते हैं, मतलब शहरों में लोग सबसे कम रहते हैं। बताइए जल्दी से। हाँ जी, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। न्यूनतम बताइए कहां पर है? तो न्यूनतम आपको मिलेगा सिक्किम में। कहां पर मिलने वाला है? सिक्किम में। सिक्किम में सबसे कम लोग जो है वो क्या करते हैं? नगरों में रहते हैं, ठीक है? इसको आप यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? चलिए अब बात आती है, आपने सुना होगा भैया SC ST को लेकर, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को लेकर आपने सुना होगा। तो यदि आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, बताइए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है जहां पर ST सबसे ज्यादा रहते हैं? बताइए। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मतलब ST, जनजाति मतलब क्या होगा? ST वाला राज्य बताइए। ST वाला राज्य बताइए, तो आप आंसर क्या करोगे? सर्वाधिक ST जो है वो कहां पर रहते हैं? बढ़िया आंसर कर रहे हो, बहुत बढ़िया, मतलब आपको चीजें पता है, अच्छी बात है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी आंसर करेंगे। क्या होगा राइट आंसर? बताएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कहां पर मिलेगा भैया? बताइए जल्दी से। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कहां पर मिलने वाला है? मध्य प्रदेश। कहां मिलने वाला है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वो आपको क्या मिलेगा भैया? सर्वाधिक ST जनसंख्या जो है वो मिल जाएगी। अच्छा, यदि कोई बोलेगा सर्वाधिक SC जनसंख्या बताओ तो क्या बोलोगे? सर्वाधिक अनुसूचित जाति
मतलब एससी वाला राज्य कौन सा बताओ? एससी वाला राज्य सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति या यहाँ पर जो है वो शेड्यूल कास्ट जो है वो सबसे ज्यादा मिलती है, बताइए। हाँ जी, मध्य प्रदेश में आपकी जो है वो क्या रहेगी भैया? सबसे ज्यादा जो है वो आपको एसटी मिलेंगे। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात करोगे तो कहाँ चले जाना? सीधे गाड़ी पकड़ना और पहुंच जाना भैया उत्तर प्रदेश। कहाँ पहुंच जाएगा? उत्तर प्रदेश में जो है आपको सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति जो है यहाँ पर मिल जाएगी। इसको आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत में प्रॉब्लम? अब बताइए, ये क्लास पता है आप लोगों के लिए इसलिए बनाई गई कि भैया आप लोगों को बढ़िया बढ़िया डेटा दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं क्वेश्चन। आप अभी हाल ही के क्या जितने पेपर उठा के देखना है आप उठाकर देखना, हर एग्जाम में 2011 की जनगणना से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, आजकल क्या हो गया, थोड़ा पैटर्न बदल गया है, इसलिए आप एक चीज और देखना, मैं आपको यही बता देता हूं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो आ जाते हैं। जैसे आपसे पता क्या करते हैं, आपसे थोड़ा सा पैटर्न जो है वो पूछने का थोड़ा बदला गया है। जैसे यहाँ पर ये लोग क्या करने लगे, ये बोलते हैं कि बताइए, जैसे यहाँ पर हम बात करें, हाँ जी, ठीक, यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये पूछते हैं कि बताइए आपका डेटा कहाँ गया। एक मिनट, क्वेश्चन का मैं आपको एक बार पैटर्न बता देता हूँ। आजकल देखो पूछने का सिस्टम क्या है, अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस का पेपर हुआ, उसमें सवाल पता कैसा आएगा, यहाँ पर आप देखिए साक्षरता, इसमें ये बोला गया कि बताइए भारत में जो है वो महिला और पुरुषों की साक्षरता में अनुपात कितना है। समझ रहे हो क्या बोल दिया गया? बताइए महिला और पुरुषों की साक्षरता में अनुपात कितना है। अब बच्चों को लगा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया। आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया था, उनका सिंपल ये कहना था कि आपको डेटा याद है भी कि नहीं है, तो उसमें क्या करना था आपको, ये 80 और ये 64.64 इसको लेकर आपको डिवाइड करना था, तो आपको अनुपात मिल जाता पुरुषों और महिलाओं में। तो आजकल इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सवाल का लेवल बदल दिया गया है, क्योंकि लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमेशा चाहे वो जीवन हो चाहे वो एग्जाम हो, ट्रेंड को देखकर ही काम करें। ठीक है, आप देखें कि किस प्रकार के नए क्वेश्चन बन रहे हैं, किस प्रकार का पैटर्न आ रहा है, उस तरीके से मेहनत करें। अब आपसे सवाल नहीं आएगा कि भैया ये बताइए भारत की जनसंख्या कितनी है, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा 2011 के अकॉर्डिंग। जो समझ में आ रहा है वो क्या है, अब आपसे अनुपात पूछे जाने लगे। समझ में आ गया? हाँ जी, आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी किताब, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्लास मिल जाएगी। दूसरी चीज है ना, अभी 2021 की जनगणना नहीं हुई है, तो जब तक 2021 की जनगणना नहीं हुई है तब तक आपके पूरे के पूरे सवाल आपके यहीं से बनने वाले हैं। समझ गए? चलेगा, तो इतनी चीजों को याद कर लीजिएगा, बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी बहुत जल्दी ही। मिलते हैं कभी किसी और दिन एक और क्लास के साथ में। यदि आपको रोजाना जीके जीएस वाईटी पर पढ़ना है तो आप मेरी क्लास को 12 बजे रोजाना मेन एग्जाम चैनल पर भी पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल या फिर किसी और क्लास में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद, गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। सभी लोग बढ़िया तरीके से पेपर दें, खुश रहें, थैंक यू।